आप सभी का स्टडी कोपेज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। ये आपका सिलेक्शन सीरीज का 7 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी 6 लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो भी एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक छूट गए हैं वो कवर होंगे, साथ में पूरा का पूरा रिवीजन होगा आपका। इसके बाद आपका मिडिवल हिस्ट्री आएगा, मॉडर्न आएगा, जियोग्राफी, सारे लेक्चर लगातार आते रहेंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवाएंगे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए इस क्वेश्चन की मैं बात करूं उससे पहले आपको गुप्त काल के आर्थिक जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूंगा, तो फिर आप ये क्वेश्चन अपने आप लगा लेंगे। देखिए जब तक आप पूरी चीज़ें नहीं समझेंगे तो कल को इससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ जाएगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के बारे में आप लोग समझ लीजिए। देखिए जो गुप्तकालीन आर्थिक जीवन था उसमें कृषि की उन्नति पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था। मतलब जो भी गुप्तकालीन शासक थे वो कृषि के ऊपर काफ़ी ध्यान देते थे। जैसे धान, गन्ना, गेहूँ, जूट, तिलहन, कपास, ज्वार, बाजरा, मसाले, नील की खेती होती थी। ये सारी खेतियाँ गुप्त काल में बढ़िया तरीके से होती थी। वही गुप्त काल में आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी था कि भाई कपड़े का निर्माण कार्य भी होता था। मतलब कपड़े भी बनाए जाते थे, और कपड़ा बनाना जो है गुप्त काल का एक प्रमुख उद्योग कह सकते हैं आप, सर्व प्रमुख उद्योग भी कह सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन में आ जाए भाई कपड़ा बनाना गुप्त काल में सर्व प्रमुख उद्योग था, तो हाँ था। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे काम होते थे, जैसे हाथी दांत की वस्तुएं बनाई जाती थी। हाथी दांत के बहुत ज़्यादा आभूषण बनते थे उस समय, पहले के ज़माने में, तो गुप्त काल में भी बनते थे। मूर्तिकारी होती थी, चित्रकारी होती थी, शिल्पकारी होती थी। देखिए मूर्तिकारी मतलब मूर्ति बनाना, चित्रकारी मतलब जो पेंटिंग होती है उसे चित्रकारी कहते हैं। शिल्पकारी मतलब होता है जैसे जो भवन निर्माण होता है वो शिल्पकारी कहा जाता है। वही मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन भी बनाए जाते थे, वो तो शुरू से ही बनाए जाते थे, आप समझ सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। जहाज़ों का निर्माण भी होता था इस समय, और बहुत सारे अन्य उद्योग भी थे। व्यवसाय उद्योग का संचालन जो होता था वो कौन करते थे, वो श्रेणियाँ करती थी। मतलब हर तरह की श्रेणी अपनी अलग अलग श्रेणी होती थी। जैसा कि मंदसौर अभिलेख में पता चला है कि पटवाय श्रेणी जो होती थी वो रेशमी सूत बुनने वाली समिति से संबंधित थी। मतलब जो रेशमी सूत बुनते थे उन्हें पटवाय श्रेणी कहा जाता था। ये कहाँ से पता चलता है? ये मंदसौर के अभिलेख से पता चलता है। वहीं जो इंदौर का अभिलेख है उसमें पता चलता है तौलिक श्रेणी के बारे में। वहीं जो आपका व्यापार ये होता था तो क्या नदियों के माध्यम से होता था? तो हाँ जाहिर सी बात है, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के माध्यम से व्यापार होता आया है शुरू से। इस समय बंगाल का ताम्रलिप्ति जो था वो प्रमुख बंदरगाह था। जो बंगाल आपका पड़ता है, आपको पता है कि पश्चिम बंगाल किधर पड़ता है, तो वहाँ पर एक ताम्रलिप्ति नाम का बंदरगाह था, जहाँ से चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ बाकायदा व्यापार होता था। वहीं जो आपका भृगु कच्छ बंदरगाह है वो आपका पश्चिमी भारत में पड़ता था। पश्चिमी भारत मतलब गुजरात के साइड में, तो पश्चिमी भारत गुजरात में पड़ता है, ठीक। बंगाल आपका पूरब साइड में पड़ता है। तो ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था वो बंगाल में था। वहीं भृगु कच्छ जो बंदरगाह था वो आपका पश्चिमी भारत में था, गुजरात में। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुप्तकालीन आर्थिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दी कि भाई आर्थिक जीवन जो था गुप्त काल में ये सिस्टम था पूरा। तो पहला कथन क्या कह रहा है कि कपड़े का निर्माण करना इस काल का सर्वप्रमुख उद्योग था। एकदम सही बात है, मैंने बताया भाई कपड़े का निर्माण करना एक सर्वप्रमुख उद्योग था। तो पहला कथन आपका सत्य है। इस काल में व्यवसाय एवं उद्योग का संचालन श्रेणियां करती थी, ये चीज़ भी मैंने बता दी कि जो मंदसौर अभिलेख मिला है उसमें पटवाय श्रेणी का जिक्र है, जो कि रेशमी सूत बुनने वाली श्रेणी थी। वहीं आपका इंदौर अभिलेख उसमें तौलिक श्रेणी का उल्लेख मिलता है। तो ये सारी चीज़ें पता चलती जो आपका व्यवसाय होता था या उद्योग होता था उसका संचालन श्रेणियाँ करती थी। तो आपका दूसरा कथन भी सत्य है। मैंने आपको बताया भाई गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, इन नदियों के माध्यम से बाकायदा गुप्त काल में व्यापार होता था। तो तीसरा कथन भी सत्य है। इस समय ताम्रलिप्ति अरब सागर में स्थित प्रमुख बंदरगाह था। अब भाई 3 सही है तो चौथा ही गलत होगा फिलहाल तो, लेकिन यहाँ आप समझिए कि ताम्रलिप्ति अरब सागर, मैंने बताया क्या कि ताम्रलिप्ति जो बंदरगाह था वो आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह है, मतलब पश्चिम बंगाल में।
ताम्रलिप्ति बंदरगाह आपका कहाँ है, बंगाल से रिलेटेड है। तो चौथा कथन आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। जब डिटेल में आप पढ़े होंगे तभी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि गुप्तकालीन पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। जो आर्यभट्टीय नामक एक पुस्तक है, ठीक, उसे आर्यभट्ट ने लिखा है, एकदम सही बात है, ये आपका राइट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं जो आपका बृहद जातक है, बृहद जातक आपका वाराहमिहिर ने लिखा है, ये भी एकदम सही बात है। जो बृहद जातक है इसमें विभिन्न ग्रहों एवं नक्षत्रों की स्थिति पर विचार किया गया, उसके बारे में बताया गया कि यह कौन सा ग्रह कहाँ पे है, उसकी स्थिति क्या है, नक्षत्र कहाँ पे हैं, तो इन सारी चीज़ों का जिक्र जो किया गया है वो बृहद जातक ग्रंथ में किया गया है, जिसके लेखक आपके वाराहमिहिर हैं, तो बी भी राइट हो जाएगा। वहीं पंच सिद्धांतिका छपड़क ने लिखी है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका सी गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पंच सिद्धांतिका है ये आपके छपड़क ने नहीं लिखी है। पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहद संहिता, ये सारी किताबें आपकी वाराहमिहिर ने ही लिखी हैं, तो सी आपका गलत हो जाएगा। अष्टांग हृदय आपके बाणभट्ट ने लिखा है, ये एकदम सही बात है। अष्टांग हृदय में आयुर्वेद ग्रंथ है और इसको लिखा है आपके बाणभट्ट ने, तो डी सही है। लेकिन इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना होगा कि भाई आपका सी सुमेलित नहीं है, क्योंकि पंच सिद्धांतिका छपड़क ने नहीं लिखी है। पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहद संहिता, बृहद जातक, ये सारी किताबें वाराहमिहिर के द्वारा लिखित हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करें उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कला और साहित्य के बारे में, कि जो आपका गुप्तकाल टाइम पीरियड था उसमें कला साहित्य का क्या सिस्टम था। देखिए जो गुप्तकाल था उसमें कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्तकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारत के इतिहास का स्वर्ण युग था किस क्षेत्र में, कला और साहित्य के विकास की दृष्टि में। जो गुप्त काल में मंदिर होते थे ना, पहले ऐसा होता था कि जो मंदिर बनते थे वो आपके लकड़ी के मंदिर बना दिए जाते थे, या ईंट के मंदिर बन जाते थे, या मिट्टी के भी, बहुत पहले तो मिट्टी के ही मंदिर बनते थे, उसके बाद लकड़ी के, फिर ईंट के बनने लगे। लेकिन गुप्त काल का जो टाइम पीरियड था उसमें आपके पत्थर के मंदिर बनने लगे, पत्थरों से मंदिर का निर्माण होने लगा। पत्थर के प्रयोग में भी जो आपकी स्मारकीय शैली, मतलब स्मारक टाइप के मंदिर बनाए गए। अगर पूछ लिया जाए भाई मंदिर निर्माण कला का जन्म कब होता है, तो गुप्त काल में होता है। मंदिर निर्माण कला का मतलब ऐसा नहीं कि मंदिर निर्माण चालू होता है गुप्त काल से। मंदिर निर्माण में एक अलग सोच के साथ स्मारकीय शैली ले लीजिए, या फिर पत्थरों का प्रयोग करने लगे, तो ये चीज़ें आपके गुप्ता काल में आती हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भाई मंदिर निर्माण कला का जन्म कब हुआ, तो गुप्त काल में होता है। जो गुप्तकालीन वास्तुकला, वास्तुकला मतलब जो आपके मंदिर वगैरह बनाए गए, भवन निर्माण होते थे, तो उनका अगर सर्वोत्तम उदाहरण कभी पूछ लिया जाए तो वो आपका मंदिर ही है। इस काल के मंदिरों की जो छतें होती थी अधिकांशतः सपाट बनाई जाती थी, मतलब शुरू में ज़्यादा शिखर वगैरह नहीं बनाए जाते थे। लेकिन गुप्ता टाइम पीरियड के लास्ट में ही जो है शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण भी शुरू हो जाता है। गुप्त काल का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर अगर आप पूछा जाए तो क्या बताएंगे भाई, झांसी जिले में जो आपका देवगढ़ दशावतार मंदिर है वो गुप्ता टाइम पीरियड का ही है, और ये वैष्णव धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि भाई गुप्ता टाइम पीरियड का जो आपका सर्वोत्कृष्ट मंदिर है कौन सा है, तो झांसी जिले में जो देवगढ़ दशावतार का मंदिर पड़ता है। गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त आपके बौद्ध विहार भी बने हैं, चैत्य भी बने हैं, स्तूप भी बने हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू मंदिर ही बने हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, अब सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, अब आप इसे सॉल्व कर लेंगे आराम से। देखिए गुप्तकालीन वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है कि इस काल के मंदिर सामान्यतः ईंट या लकड़ी के निर्मित होते थे, तो ये गलत हो जाएगा भाई। इस काल में जो है ईंट या लकड़ी से ऊपर उठ चुका था मामला, और पत्थरों से मंदिर का निर्माण होने लगा था। तो पहला कथन पूरी तरीके से असत्य कर दिया हमने, ये आपका असत्य है। दूसरा कथन आपका क्या है कि हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्यों और स्तूपों का निर्माण भी हुआ, ये एकदम सही है, मैंने बताया आपको। तो दूसरा आपका सही है, पहला कथन आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा कथन आपका सत्य है, मतलब हिंदू मंदिर के अतिरिक्त बौद्ध विहार, चैत्य, स्तूप का निर्माण हुआ। तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वो पहला कथन आपका सही नहीं है, तो केवल एक, मतलब ये आपका सही नहीं है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए, गुप्तकालीन मूर्तिकला के बारे में थोड़ी बात और कर लेते हैं। देखिए, जो गुप्तकालीन मूर्तिकार थे वो मोटे उत्तरीय वस्त्र का प्रदर्शन करते थे। देखिए, गुप्त युग में जो बुद्ध प्रतिमाएं बनी हैं उसमें आपकी सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा है, मतलब बुद्ध की मूर्ति है सारनाथ में जो बनी है। मथुरा की बुद्ध की मूर्ति है। सुल्तानगंज में एक आपकी बुद्ध भगवान की मूर्ति है। तो ये 3 मूर्तियाँ आपकी गुप्तकालीन मूर्ति हैं जो कि बुद्ध से रिलेटेड हैं। जो बुद्ध की आपकी मूर्तियाँ हैं ना, इसमें क्लासिकी शिल्प की उच्चतम उपलब्धि मिलती है, जो कि कहाँ पे मिलती है? सारनाथ में जो पाई गई बुद्ध की प्रतिमा है उसमें मिलती है। मतलब क्लासिक टाइप का दिखता है सब कुछ। तो ये आप चीज़ें समझ के रखेंगे। गुप्ता टाइम पीरियड में जो शिल्प कला का जन्म होता है ना, तो वो सबसे ज़्यादा मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों में हुआ है। मथुरा कला शैली और गंधार कला शैली के बारे में मैंने डिटेल में बात कर ली ऑलरेडी। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो आपकी गुप्त काल की शिल्प कला का जो जन्म होता है ना, उसमें अधिकांशतः मथुरा शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। जो आपकी विष्णु भगवान की प्रतिमा है दशावतार मंदिर में, उसमें शेषनाग की सैया पर विष्णु भगवान आराम से लेटे हुए हैं। और उदयगिरी में इस काल की बनी हुई एक विशाल वाराह प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो 4th नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुप्तकालीन मूर्तिकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में केवल ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां ही प्राप्त हुई हैं। ऐसा नहीं है, आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी बताया कि भाई बौद्ध से संबंधित बहुत सारी प्रतिमाएं मिली हैं। वो चाहे मथुरा की बुद्ध की प्रतिमा हो, सुल्तानगंज की बुद्ध की प्रतिमा हो, या सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा हो, जो कि क्लासिकी लगती है, पूरी तरीके से क्लासिकी शिल्प का उदाहरण है। ठीक, तो ये गलत हो जाएगा कथन, क्योंकि केवल ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। मतलब यही नहीं कि देवगढ़ के दशावतार जो मंदिर आपका विष्णु भगवान का वही मिला है। ठीक, बुद्ध की प्रतिमाएं भी बहुत मिली हैं। तो ब्राह्मण धर्म आपका वैष्णव धर्म से संबंधित हो जाता है। वहीं दूसरा कथन क्या है कि देवगढ़ के दशावतार मंदिर से इस काल की बनी हुई एक विशाल वाराह प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये आपका गलत हो जाएगा। जो विशाल वाराह प्रतिमा प्राप्त हुई है एकदम सही बात है, लेकिन देवगढ़ के दशावतार मंदिर से नहीं मिली है, वहाँ से भगवान विष्णु की प्रतिमा मिली है। देवगढ़ में जो दशावतार मंदिर वो भगवान विष्णु से रिलेटेड है और उसमें शेषनाग सैया पे भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई दोनों नहीं सही, हम बता रहे हैं ना तो 1 ना ही 2, डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है। मतलब कौन सा ऐसा अभिलेख मिला है जिसमें काव्य शैली का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। काव्य समझते हैं ना, कविता टाइप का सब कुछ है। तो वो मिला है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिला है। और इसमें एक छोटा सा गद्य काव्य है जो संस्कृत में लिखा गया है। तो सबसे पहला जो काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिला है। ए राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त के बारे में आपको पता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, अशोक आपको पता है कि कितने बड़े शासक हुए हैं। खारवेल आपको पता है, हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से रिलेटेड है। चेदी वंश के शासक थे। इनके बारे में सारी जानकारी आपको प्रीवियस लेक्चर में मिलेगी, जाकर के देखिए, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए। जितनी ज़्यादा बार आप वीडियो देखेंगे आपके दिमाग में पूरी स्टोरी एकदम क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर करना है मिलान। चोल मंदिर एक तरफ दे रखे हैं, एक तरफ दे रखे हैं शासक, और ये चोल मंदिर हैं और ये इनके शासक हैं जिन्होंने इसे बनवाया है। जो सप्त पेगोडा मंदिर है वो किसने बनवाया? वो बनाया है नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनाया है। जो नरसिंहवर्मन प्रथम ने बनाया, तो भाई ये पहले मिल जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ मिला दो, क्या दिक्कत है, ये आपका हो गया। महाबलीपुरम जो आपका मंदिर है, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर जो था वो किसने बनवाया है? वो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने बनवाया है। तो आपका बी का दूसरा हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर आपके राजेंद्र चोल ने बनवाया है। गंगेकोंड चोलपुरम ये आपके राजराज चोल ने बनवाया है। मतलब ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा, ए सही। और ये जितने भी राजा हैं आपके चोल शासक हैं। अब देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? मैंने कहा नहीं कि जो भी आपके 6 लेक्चर आए ना उसके क्वेश्चन के रिवीजन भी इसमें होंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन बचे हैं ठीक एंशिएंट हिस्ट्री में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब जो भी टॉपिक आपके बचे हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो खारवेल से है। ठीक, हाथी गुम्फा अभिलेख, बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि सर्वप्रथम किस राजवंश के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए? तो जो शीशे के सिक्के चलाए गए हैं वो किस राजवंश के द्वारा चलाए गए हैं? तो वो सातवाहनों के द्वारा चलाए गए हैं।
शीशे के अतिरिक्त भी इन्होंने बहुत सारे सिक्के चलाए, जैसे कि तांबे के सिक्के चलाए, कांसे के चलाए। ठीक, तो ये सारे सिक्के भी सातवाहन चलाते हैं, लेकिन शीशे के भी चलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी। मतलब ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की है। देखिए हर्षवर्धन जो था एक विद्वान शासक था और विद्वानों का महान संरक्षक भी इसे कहा जाता है। मतलब विद्वता जिनके अंदर होती थी उन्हें ये संरक्षण देता था। इसने बहुत सारे संस्कृत नाटक लिखे हैं, जैसे आपकी नागनंद है, रत्नावली है, प्रियदर्शिका है। ठीक, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। लेकिन हर्षचरित्र जो लिखते हैं वो बाणभट्ट लिखते हैं, ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो भाई नागानंद है, नागानंद आ जाए या नागनंद आ जाए, समझ लो कि हर्षवर्धन ने लिखा है। रत्नावली भी लिखी है, प्रियदर्शिका भी लिखी है, लेकिन हर्षचरित्र आपके बाणभट्ट ने लिखा है। तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम की रचना किसके द्वारा की गई है। तो इलांगो अधिकल ने शिल्पाधिकारम आपके ग्रंथ की रचना की है। वहीं तुल्लकापियर जो है आपके तुल्लकापियम ने लिखा है। वहीं मणिमेखले आपका किसने लिखा है, सितले सत्यनार। सितले सत्यनार ने क्या लिखा है, मणिमेखले नामक ग्रंथ लिखा है। तिरुक्तदेवर जो आपका लिखा जीवक चिंता मणि ने लिखा है, ये चीज़ ध्यान रखना। वहीं तिरुवल्लुवर नामक एक ग्रंथ है वो कुरल ने लिखा है। तो आपका यहाँ फिलहाल बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शिल्पाधिकारम की रचना आपके इलांगो अधिकल ने की है। और इसमें एक पायल के लिए पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। ये ऐसी जो है ग्रंथ है, अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, इस पर एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा मैं। मतलब एक सिर्फ पायल के लिए राजा का पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। बहुत बढ़िया कहानी है, इस पर बात करेंगे कभी। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। चोल का नहीं हुआ, कि पल्लव का नहीं हुआ, कि चेर का नहीं हुआ, कि पांड्य का नहीं हुआ, इसमें आपको बताना है। देखिए जो संगम साहित्य है उसमें 3 राजवंशों चोल, चेर और पांड्य के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो भाई चोल के बारे में जानकारी मिलती है, पांड्य के बारे में जानकारी मिलती है, चेर के बारे में जानकारी मिलती है। पल्लव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती संगम साहित्य में। संगम जो आपका होता है वो तमिल साहित्यकारों का संगठन था। इनकी परिषदों का जो आयोजन होता था वो पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था और 3 संगम परिषदों का आयोजन किया गया। इस पर मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी है, प्रीवियस लेक्चर देखोगे ना बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, चोल राजवंश के किस शासक ने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था। मतलब चोल राजवंश शासन में ऐसा कौन सा शासक था जिसने दक्षिण पूर्व एशिया समझते हैं तो आप दक्षिण पूर्व समझ सकते हैं। ठीक, दक्षिण पूर्व आपका जो पड़ता है ये आपका दक्षिण है, ठीक, ये आपका पूर्व है। तो दक्षिण पूर्व में जो भी आपके देश पड़ते हैं उस पर सैन्य अभियान किसने किया था, तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। राजेंद्र प्रथम ऐसा चोल वंश का शासक था जिसने दक्षिण पूर्व पर अभियान किया था और इसका पूरा जो अभियान था वो पूर्णतः सफल घोषित हुआ था। चोल शासक जितने भी आपके थे वो चाहे राजेंद्र प्रथम हो या राजराज प्रथम हो, राजेंद्र चोल हो, कुलोत्तुंग हो, ये जितने भी चोल शासक हुए इनका जो शासन था ना उसमें इनकी नौसैनिक शक्ति बहुत ही ज़्यादा विस्तृत थी और बहुत ही सुदृढ़ थी और इसी के बल पर ये पूरे आपके थाईलैंड, इंडोनेशिया हर जगह राज करते हैं। लगभग इनके आपके अवशेष हर जगह मिलेंगे और इनकी जो मतलब नौसैनिक क्षमता थी इसी के कारण जो बंगाल की खाड़ी थी, बंगाल की खाड़ी आप समझ सकते हैं कहाँ पड़ता है, पता है आपको बंगाल की खाड़ी, जैसे आपका ये है तो ये इंडिया आपका तो इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो बंगाल की खाड़ी का नाम पता है चोलों की झील कहा जाता था। बंगाल की खाड़ी नहीं कहा जाता था, कहा जाता था चोलों की झील है ये। सोचिए झील का क्षेत्र कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है, और बंगाल की खाड़ी में कितना बड़ा क्षेत्र है, लेकिन उसे चोलों की झील कहा जाने लगा क्योंकि नौसैनिक शक्ति इनके पास अथाह थी। तो फिलहाल ए राइट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम जिसने कि दक्षिण पूर्व एशिया के विरुद्ध नौसैनिक अभियान किया था। 14 नंबर क्वेश्चन करेंगे, उससे पहले हम बात करेंगे बादामी के चालुक्यों के बारे में। पुलकेशिन द्वितीय क्या थे इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए जो बादामी के चालुक्य वंश थे उनका संस्थापक जो था वो पुलकेशिन प्रथम था। जो आपका महाकूटे अभिलेख मिलता है ना तो उसमें जो इनके पूर्वज के नाम मिलते हैं उसमें जयसिंह तथा आपके रणराग का नाम भी मिलता है। तो जो भी जानकारी मिलती है आपके बादामी के चालुक्य वंश के बारे में वो एक तरीके से महाकूटे अभिलेख से मिलता है। तो कभी क्वेश्चन आ जाए भाई महाकूटे अभिलेख किससे संबंधित है, तो चालुक्य वंश से संबंधित है या पुलकेशिन द्वितीय
या पुलकेशिन दे दे तो पुलकेशिन लगा देना है, ठीक। तो वहीं से जानकारी मिलती है बादामी के चालुक्य वंश के बारे में, ज़्यादा और कहीं से पता नहीं चलता है। जो बादामी के चालुक्य वंश के शासक थे, ऐसा माना जाता है कि जो कदम्ब शासक थे उनकी अधीनता में बादामी में शासन करते थे, मतलब कदम्ब शासन करते थे पूरा। जैसे मान लीजिए मोदी जी का शासन है तो योगी जी उनके अंडर में काम कर रहे हैं, तो उसी तरह कदम्ब शासक थे, उनके अंडर में चालुक्य काम करते थे, बादामी के चालुक्य। तो बादामी के जो चालुक्य थे उनको सामंत स्थिति से स्वतंत्र अवस्था में लाने का जो काम किया वो आपके पुलकेशिन प्रथम ने किया। पुलकेशिन को जो इतिहास में कहा जाता है पोलिकेशिन या पोलिकिसन, पुलिकेशिन आदि नामों से जाना जाता है। जो ऐहोल अभिलेख है उसमें वातापी के ऊपर अधिकार तथा अश्वमेध यज्ञ करने का विशेष रूप से उल्लेख मिलता है। तो ऐहोल अभिलेख से सारी जानकारी मिलती है। अपनी महानता के अनुरूप जो है पुलकेशिन प्रथम ने सत्याश्रम तथा रणविक्रम जैसी उपाधियां धारण की थी। मतलब अपनी महानता के अनुरूप की बात मतलब होती है कि जैसा उसने काम किया ना उसके हिसाब से उसने अपनी पदवी भी धारण की। जैसे सत्याश्रम भी उसे कहा जाता है, रणविक्रम भी कहा जाता है, ये उपाधियां उसने धारण की थी। देखिए जो आपका ये पुलकेशिन प्रथम था, ठीक, तो ये आपके अश्वमेध वाजपेयी आदि यज्ञ का भी अनुष्ठान भी करता है और मनुस्मृति, इतिहास, पुराण, महाभारत, रामायण आदि चीज़ों का एक ज्ञाता भी था, मतलब पढ़ाकू टाइप का था, बढ़िया पढ़ता था। और जो आपका महाकूट अभिलेख इसमें बताया जाता है कि ये ब्राह्मणों का बहुत आदर करता था, ठीक। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो पुलकेशिन प्रथम का टाइम पीरियड याद रखना 535 ईस्वी से 566 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड रहता है फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन के पहले मैं ये सारी चीज़ें बता देता हूँ ताकि थोड़ा आपका माइंड डेवलप हो जाए। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम कथन क्या है कि बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम नामक व्यक्ति था। मैंने बताया भाई कि हाँ पुलकेशिन प्रथम नामक व्यक्ति ही था। कहाँ से पता चलता है? महाकूट अभिलेख से पता चलता है। जो पुलकेशिन प्रथम था ना, ये क्या था, ये आपके जो होते थे कदम्ब के शासक होते थे, तो उनके यहाँ ये सामंतगिरी का काम करते थे इनके पूर्वज। लेकिन पुलकेशिन प्रथम ने इससे ऊपर थोड़ा उठे और सामंत स्थिति को खत्म किया और स्वतंत्र अवस्था में आ गए। तो इसीलिए बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक आपका पुलकेशिन प्रथम था। ऐहोल अभिलेख में उसके वातापी के ऊपर अधिकार तथा अश्वमेध यज्ञ करने का विशेष रूप से उल्लेख है, ठीक। तो वातापी के ऊपर ये अधिकार करते हैं, अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख भी मिलता है, वाजपेयी यज्ञ करने का भी उल्लेख मिलता है। बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। उन्हें जो है बताया जाता है कि भाई ये विष्णु की तरह हैं, ययाति दिलीप से इनकी तुलना की जाती है, ब्राह्मणों का आदर करने वाला कहा जाता है। तो इस सारी जानकारी मिलती है। तो इसमें क्या है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो भाई दोनों सही हैं, सी हो जाएगा 1 और 2। 15 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि मत्त विलास प्रहसन की रचना किसके द्वारा की गई है। मत्त विलास प्रहसन जो है एक ग्रंथ है और इसकी रचना की गई है महेंद्र वर्मन के द्वारा। महेंद्र वर्मन जो थे वो तमिल संत अप्पार के प्रभाव में आकर शैव बन गए थे, ठीक, शैव मतानुयायी हो गए थे। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने मातृ नामों से पहचाने जाते थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी। तो ये सारे नाम आपको कैसे लगते हैं? ये तो पता चलता है गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी किसका नाम है? माता का नाम है। यज्ञ श्री सातकर्णी हो गया। तो ये सब क्या होते थे? सातवाहन वंश के शासक जो थे वो अपनी माता का नाम पहले लगाते थे। तो मात्र सत्तात्मक एक हिसाब से इनका सिस्टम था। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। शीशे के सिक्के भी चलाते हैं, तांबे के सिक्के भी चलाते हैं, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो आपके शुंग वंश इन्होंने चलाया था, ठीक। बृहद्रथ की हत्या कर दी थी, मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। चालुक्य वंश आपको पता ही चल गया कि चालुक्य वंश का प्रथम शासक आपका पुलकेशिन प्रथम था, महाकूट अभिलेख से पता चलता है। शुंग के बाद आपके कर्ण वंश आता है जो कि वासुदेव ने उसकी स्थापना की थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है। मतलब कहाँ पता चलता है कि जो हर्षवर्धन थे और पुलकेशिन द्वितीय थे ये दोनों आपस में भिड़ते हैं, मतलब लड़ाई करते हैं। तो ये आपका बाणभट्ट की हर्षचरित से पता चलता है, कि हर्ष का बासखेड़ा अभिलेख उससे पता चलता है, कि पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख उससे पता चलता है, कि वैनसांग का यात्रा विवरण। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन का जो युद्ध हुआ था ना वो नर्मदा नदी के तट पर हुआ था और जिसमें हर्षवर्धन पराजित हो जाता है, पुलकेशिन द्वितीय जीत जाता है।
तो जो ये पता चलता है ह्वेनसांग का विवरण होता है उससे पता चलता है, और साथ में आपका पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है उससे भी पता चलता है। तो ये आपका और ये 3 और 4 सही है, जबकि बाणभट्ट की हर्षचरित और हर्ष का भास्कर अभिलेख 3 और 4 सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, किसके शासनकाल में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था? तो जो चालुक्य वंश के शासक होते थे या चालुक्य वंश की जो शासन व्यवस्था थी उसमें महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। जो राजकुमारियां होती थी वो प्रदेश की शासिका बनती थी। तो फिलहाल यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि बिम कटफिशस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया, ये पहला कथन है। दूसरा कथन है कि इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, जो बिम कटफिशस होता है इसने सोने के सिक्के जारी किए थे, ये एकदम सही बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसे कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखिए, संस्थापक अगर आ जाता तो भाई कुजुल कटफिशस को कहा जाता है, जो इनके पिताजी थे, ठीक, उन्हें कहा जाता है संस्थापक। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात जहाँ आएगी वहाँ बिम कटफिशस को ही आप कहेंगे। तो आपका दूसरा कथन भी सत्य है, 1 और 2 दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि शक संवत का आरंभ किया गया था। तो शक संवत का आरंभ आपको पता है कब होता है, 78 ईस्वी में होता है। कनिष्क का राज्यारोहण होता है, उसी समय शक संवत स्टार्ट होता है। कनिष्क आपको पता है कुषाण शासक थे, ठीक, जो आपके कुजुल कटफिशस, बिम कटफिशस, फिर आपके कनिष्क आते हैं। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय अशोक की संज्ञा दी जाती, किसे दी जाती? कनिष्क को, सी राइट आंसर हो जाएगा। जो हुइस्क था, हुइस्क लगभग जो है आखिरी शासक था आपका कुषाण वंश का, ठीक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को आप जानते ही हैं, गुप्ता टाइम पीरियड के शासक होते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। बृहद्रथ जो आपका था ये मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। जो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग होते हैं इनको मार मार पीट पीट के ख़त्म कर देते हैं और शुंग वंश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ फिलहाल राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था बताइए भाई? जो आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना जो की थी वो आपके सिमुक ने की थी। और कब की थी? 60 ईसा पूर्व में की थी। मतलब ईसा मसीह के जन्म के 60 साल पहले की बात अगर की जाए तो उस समय एक सिमुक नाम के शासक होते हैं, वो सातवाहन वंश की स्थापना करते हैं। इस वंश का जो प्रथम प्रतापी शासक था वो फिलहाल सातकर्णी प्रथम था, और इसे इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कह सकते हैं और वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मतलब एक संस्थापक होते हैं कि भाई सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, तो सिमुक है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वास्तविक की बात जहाँ आ जाएगी वहाँ पर सातकर्णी प्रथम आप लगाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि पूछ लेते हैं कभी कभी वास्तविक संस्थापक और एक संस्थापक होता है। एक होता है जिसने बहुत बढ़िया लेवल पे काम किया तो उसी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक होता है कि हाँ जिसने स्थापना कर दी बस। एक होता है कंपनी को स्टार्ट कर दिया तो वो हो गया संस्थापक, लेकिन कंपनी को एक नए मुकाम पे लेकर चला गया ना, तो उसे कहते हैं वास्तविक संस्थापक। समझ गए ना आप? तो यही होता है, यही आपके वंश में भी था। अब यहाँ पर आप 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि चीनी तीर्थयात्री फहियान ने कनिष्क के द्वारा आयोजित चौथी बौद्ध परिषद में भाग लिया था। वहीं दूसरा कथन आपका क्या है कि चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला एवं उसे बौद्ध धर्म का विरोधी पाया। उपरोक्त कथन में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए, जो पहला कथन आपका है कि भाई चीनी यात्री जो आपका फहियान था वो कनिष्क के द्वारा आयोजित चौथी बौद्ध परिषद में भाग लेता है, ये एकदम निराधार बात है। क्योंकि जो आपका चीनी तीर्थयात्री होता है फहियान, ये गुप्त शासक जो होते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें कहा जाता है, उनके शासन काल में ये आता है भारत। कनिष्क का टाइम पीरियड उनसे काफ़ी पहले होता है। तो पहला कथन पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, क्योंकि फहियान जो होता है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है। वहीं दूसरा कथन आपका क्या है, चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष से मिला एवं उसे बौद्ध धर्म का विरोधी पाया, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जो चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग होता है हर्षवर्धन से जब मिलता है, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय ही आया है। तो जब हर्षवर्धन से मिलता है तो देखता है कि भाई जो हर्षवर्धन होते हैं
वो बौद्ध धर्म के समर्थक होते हैं और हर्षवर्धन की उदारता एवं सहिष्णुता की वो प्रशंसा भी करता है। तो पहला कथन दूसरा कथन दोनों इसमें असत्य हैं। तो यहाँ पर ना तो 1 होगा ना 2 होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई है। देखिए राष्ट्रकूट वंश जो होता है दक्षिण भारत का राजवंश है। देखिए जो राष्ट्रकूट शासकों का टाइम पीरियड होता है ये 736 ईस्वी से चालू होता है और 973 मतलब 973 ईस्वी तक ये चलता है। राष्ट्रकूट वंश का जो आरंभ होता है वो दंती दुर्ग के द्वारा होता है। मतलब राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना करते हैं वो दंती दुर्ग करते हैं 736 ईस्वी में। और जो ये राजधानी बनाते हैं शुरुआती, वो नासिक को राजधानी बनाते हैं, क्योंकि जो भी आपके वंश होते हैं उनकी एक स्पेशल राजधानी होती है। तो राष्ट्रकूटों की जो पहली राजधानी थी वो नासिक थी, लेकिन बाद में इसे चेंज करके ये मान्यखेत कर देते हैं। जो राष्ट्रकूट वंश का बहुत ही साहसिक एक शासक हुआ है वो आपका कृष्ण प्रथम है। तो यहाँ पर फिलहाल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दंती दुर्ग। दंती दुर्ग आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अमोघ वर्ष भी आपके राष्ट्रकूट शासक हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन ए है दूसरा कारण आर है। पहला कथन क्या है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। दूसरा आपका कारण है आर। कारण क्या है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। देखिए कुषाणों के बारे में आपको पता होगा, मैंने बताया है कि भाई जो आपके कुजुल कटफिशस होते हैं वो कुषाण वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद में बिम कटफिशस आते हैं, कनिष्क आते हैं, हुइस्क आते हैं। तो ये सारे लोग कुषाण वंश से संबंधित हैं। और कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। इसका साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी हो गया आपकी जो पुस्तक है, और साथ में अरिकामेडू में जो खुदाई हुई तो वहाँ बंदरगाह मिला है। तो उससे व्यापारिक साक्ष्य भी मिले हैं कि भाई हाँ जो आपके कुषाण थे ना ये आपके फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। तो पहला कथन तो पूरी तरीके से आपका सत्य है। दूसरा कथन क्या है, उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो ऐसा कोई साक्ष्य फिलहाल नहीं मिला है कि भाई उनकी नौसेना बहुत ही उच्च कोटि की थी। जो नौसेना उच्च कोटि की थी वो आपके चोल वंश की थी। चोल वंश के बारे में आगे अभी सब कुछ बताया जाएगा। तो चोल वंश की जो नौसेना थी वो बहुत ही सुसंगठित थी और उसी के आधार पर वो दक्षिण पूर्व में जितने होते हैं राज्य मतलब देश होते हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, यहाँ सब कब्जा करते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो फिलहाल कारण आपका पूरी तरीके से असत्य है। तो क्या हो जाएगा, कथन ए सही है यहाँ पर, ठीक, ए सत्य है किंतु आपका आर असत्य है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि सूची 1 में आपके अभिलेख हैं, सूची 2 है शासकों से रिलेटेड है। मतलब कौन सा अभिलेख किस शासक से रिलेटेड है ये आपको बताना है। देखिए जो एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख आपका पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। वहीं भीतरी स्तंभ लेख की बात करें तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्त समुद्रगुप्त से संबंधित है जो कि हरिशेन ने लिखा है, ठीक, हरिशेन इनके जो है संदीप ग्राहक भी थे। अब प्रयाग स्तंभ लेख आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है और हरिशेन ने इसे लिखा था। नासिक गुहा लेख जो है वो पुलुमावी से संबंधित है। पुलुमावी समझ सकते हैं ये आपके सातवाहन वंश से संबंधित है। तो यहाँ पर ए का पहला है, बी का दूसरा है, सी का तीसरा है और डी का चौथा है। तो ए बी सी डी 1 2 3 4 ए राइट आंसर हो जाएगा। ए लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें उससे पहले आप पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बारे में थोड़ी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। देखिए जो आपका टाइम पीरियड होता है 750 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी का, तो इसमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय होता है और जिसमें प्रमुख होते हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। जो प्रतिहार होते हैं उन्हें गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट आपका दक्षिण भारत में होता है, ठीक। वहीं जो पाल साम्राज्य होता है वो आपका बंगाल का क्षेत्र जो होता है वहाँ पे होता है। तो इन तीनों में अगर बात करें कि भाई पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट में भी सबसे ज़्यादा जो दीर्घायु कौन रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक कौन किसने शासन किया है, तो राष्ट्रकूट ने किया है। सुलेमान नाम का एक अरब व्यापारी होता है, वो लगभग 9वीं शताब्दी में मध्य भारत की यात्रा करता है और जिसमें वो पालों की शक्ति की पुष्टि करता है कि भाई पालों का साम्राज्य फैला हुआ था यहाँ पे जहाँ मैं यात्रा करने आया हूँ। पालों के बारे में बहुत सारी जानकारी भी देता है। तो ये जो आपके होते हैं पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, तो इनका आपसी संघर्ष भी चलता है और इसी को कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष।
और जिसमें कि जो सफल होते हैं वो राष्ट्रकूट सफल होते हैं। तीनों लोग आपस में लड़ते हैं और उसमें राष्ट्रकूट जो है पूरी तरीके से विजयी होते हैं। तो यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या कि कन्नौज को लेकर हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में सम्मिलित नहीं थे। भाई पाल तो आपके थे ही, राष्ट्रकूट भी थे, प्रतिहार या गुर्जर भी थे, तो चालुक्य नहीं थे। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चालुक्य वंश की अगर बात करें तो आपके वेंगी के चालुक्य हुए हैं और वातापी के चालुक्य हुए हैं, तो चालुक्य वंश इसमें सम्मिलित नहीं था। फिलहाल सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, उसके पहले थोड़ी सी बात हम पाल वंश के बारे में कर लेते हैं। देखिए पाल वंश की जो स्थापना होती है वो 8वीं शताब्दी में होती है। 8वीं शताब्दी के प्रथम आर्ध में, लगभग वही ये मान के चल सकते हैं 750 ईस्वी के आसपास। इसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी। गोपाल ने बंगाल में पाल वंश की स्थापना की। धर्मपाल पाल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं कि भाई संस्थापक होता है कोई और, जैसे आप कुषाण वंश की बात कर लीजिए तो कुजुल कटफिशस ने स्थापना की, लेकिन वास्तविक संस्थापक बिम कटफिशस को माना जाता है। उसी तरीके से गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की, लेकिन धर्मपाल को पाल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लड़ाइयाँ जो हैं वो धर्मपाल ही जीतते हैं। पूर्वी दुनिया में जो विख्यात आपका नालंदा विश्वविद्यालय है उसका पुनरुद्धार जो करवाते हैं वो धर्मपाल करवाते हैं। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का जो खर्चा चलाने के लिए भाई पुनरुद्धार करवा रहे थे, 200 गांवों की आमदनी उसमें दान दे दी थी। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। 11वीं सदी के गुजराती कवि होते हैं एक सोड्डल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी कहा था, मतलब धर्मपाल को एक पदवी देते हैं उत्तरापथ स्वामी की। उसने महाराजाधिराज परमेश्वर और परम भट्टारक की उपाधि भी दी थी, मतलब 3 उपाधियां देते हैं। ध्यान रखना, धर्मपाल को कौन देते हैं? गुजराती कवि सोड्डल होते हैं, वो देते हैं धर्मपाल को उपाधि उत्तरापथ स्वामी की, महाराजाधिराज परमेश्वर की और परम भट्टारक की। धर्मपाल ने लगभग 46 वर्षों तक शासन किया। 46 ईयर का टाइम पीरियड इन्होंने बढ़िया तरीके से काटा। उसने विक्रमशिला और सोमपुरा में बौद्ध विहारों का निर्माण भी करवाया है। कभी क्वेश्चन में आ जाए कि जो विक्रमशिला है और सोमपुरा है वहाँ पर बौद्ध विहार का निर्माण किस आपके पाल वंश के शासक ने करवाया है, तो भाई धर्मपाल ने करवाया है। धर्मपाल के राज्यसभा में ही बौद्ध लेखक हरिभद्र रहता था और इसी के समय प्रसिद्ध यात्री सुलेमान आया था। सुलेमान की मैंने अभी बात की, भाई जो सुलेमान होते हैं अरब व्यापारी होते हैं और ये भारत की यात्रा करते हैं। अब आप 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पाल शासक धर्मपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि वह पाल वंश का प्रथम शासक था, तो ये पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा, क्योंकि पाल वंश का जो प्रथम शासक है वो गोपाल है। पाल वंश का अगर संस्थापक पूछ लिया जाए तो भी गोपाल होगा, लेकिन पाल वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछ लिया जाए तो धर्मपाल होगा। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये एकदम सही बात है। दूसरा कथन पूरी तरीके से सत्य है। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई, साथ में नालंदा विश्वविद्यालय जो कि क्षतिग्रस्त हो चुका था उसके पुनरुद्धार के लिए 200 गांवों की आमदनी भी दान की थी। तो यहाँ पर फिलहाल आपका केवल 2 राइट आंसर है, बी सही हो जाएगा। देखिए जो गुर्जर प्रतिहार होते हैं उनका जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में मिलता है। वही हर्षचरित जो कि बाणभट्ट ने लिखी उसमें भी आपके गुर्जर प्रतिहारों का जो है उल्लेख मिलता है। गुर्जर प्रतिहारों का जो एक उल्लेख मिलता है कि भाई जो 8वीं शताब्दी होती है उसके मध्य में लगभग 750 ईस्वी के टाइम पीरियड में जो भी ये पाल वंश हैं, राष्ट्रकूट हैं और जो आपकी गुर्जर प्रतिहार है, इनका टाइम पीरियड लगभग यही है, 8वीं शताब्दी ही है। देखिए जो 8वीं शताब्दी के मध्य का टाइम पीरियड होता है उसी में गुर्जर सरदार जो होते हैं वो राष्ट्रकूट सम्राट के अधीन उज्जैन में एक यज्ञ अनुष्ठान में द्वार रक्षक का काम करते होते हैं। ठीक, मतलब ये राष्ट्रकूटों के यहाँ द्वार रक्षक का काम करते रहते हैं और बाद में धीरे धीरे ये भी अपनी शासन व्यवस्था में आ जाते हैं। तो जो आपके गुर्जर प्रतिहार होते हैं इनका जो प्रथम संस्थापक माना जाता है नागभट्ट प्रथम को माना जाता है। गुर्जर प्रतिहार का जो सबसे महानतम शासक हुआ है वो आपका मिहिर भोज हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि गुर्जर प्रतिहारों का सर्वप्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में किया गया है। ये एकदम सही बात है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो पहला कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है।
वहीं दूसरा कथन आपका क्या है कि मिहिर भोज इस वंश का संस्थापक था। तो मिहिर भोज जो है इस वंश का संस्थापक नहीं था। मिहिर भोज जो है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे महानतम शासक है। तो दूसरा कथन आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो संस्थापक है आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का वो नागभट्ट प्रथम है। तो यहाँ पर नीचे भी पढ़ लेना कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो सही नहीं है भाई, तो यहाँ आप देख सकते हैं दूसरा कथन आपका सही नहीं है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा, बी सही है आपका। बस अभी अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते तो आप एक लगा देते, क्योंकि आपको लगता कि सही है पूछा है, जबकि यहाँ पूछा कि सही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे आपके, कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे और आप सही वाला भी गलत करके चले आएंगे, मतलब आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देंगे। तो इसलिए सही से पूरी तरीके से पढ़ना है आपको। 30 नंबर क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो चुका है कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दंती दुर्ग के द्वारा की गई है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि अमोघ वर्ष प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने कबीराज मार्ग नामक पुस्तक की रचना की थी, पहला कथन है। दूसरा कथन है वह शैव धर्म का अनुयायी था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। देखिए अमोघ वर्ष के बारे में बात करें तो अमोघ वर्ष जो है वो राष्ट्रकूट जो शासक होते हैं उसमें एक शासक होते हैं। अमोघ वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है 815 ईस्वी से 880 ईस्वी तक का टाइम पीरियड होता है। काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है, लगभग 55 साल इन्होंने शासन किया। आपको पता है कि भाई राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना करते हैं दंती दुर्ग करते हैं 736 ईस्वी में। तो अमोघ वर्ष एक महानतम शासक होते हैं। अमोघ वर्ष किसके उत्तराधिकारी थे, तो गोविंद तृतीय के उत्तराधिकारी थे। मतलब इनके पिताजी का नाम गोविंद तृतीय था, और गोविंद तृतीय भी काफ़ी ज़्यादा महानतम शासक हुए हैं, मतलब छोटे मोटे शासक नहीं हुए हैं। जो अमोघ वर्ष का टाइम पीरियड होता है इसमें बहुत सारे काम करते हैं, मतलब सांस्कृतिक विकास जो होता है बहुत ही ज़्यादा करते हैं, और इसीलिए लोकप्रिय भी होते हैं, क्योंकि ये खुद भी लेखक थे और इन्होंने कबीराज मार्ग नामक पुस्तक की रचना की है, जो कि कन्नड़ भाषा में लिखी है इन्होंने। तो ये एकदम सही बात है, पहला कथन तो पूरी तरीके से सत्य है। दूसरा कथन क्या है कि वह शैव धर्म का अनुयायी था, तो एकदम गलत बात है। क्यों, क्योंकि जो आपके अमोघ वर्ष थे ये जैन धर्म को मानने वाले थे, मतलब ये जैन धर्म को मानते थे। तो दूसरा कथन पूरी तरीके से असत्य हो जाएगा। देखिए जो राष्ट्रकूट होते हैं उनकी पहली राजधानी नासिक होती है, बाद में मानखेट हो जाती है। तो जो मानखेट राजधानी बनाई जाती है तो इसके वास्तुकार भी कौन थे, अमोघ वर्ष ही थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका पहला कथन सत्य है, दूसरा असत्य है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपका वंश दे रखा है, चालुक्य वंश है, चंदेल वंश है, कारकोट वंश है, सोलंकी वंश है। एक तरफ आपके इनके क्या दे रखे हैं, राजधानी दे रखी हैं कि वेंगी है आपका राजधानी, खजुराहो है, कश्मीर है, कन्नौज है। तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए जो चालुक्य थे ना उनकी राजधानी क्या थी, उनकी राजधानी वेंगी थी। देखिए चालुक्य दो हुए हैं, चालुक्य वेंगी के चालुक्य भी हुए हैं और चालुक्य वातापी के चालुक्य भी हुए हैं। तो जो चालुक्य वेंगी के चालुक्य थे उनकी राजधानी वेंगी थी और उसके जो संस्थापक थे वो आपके विष्णुवर्धन थे। वहीं जो चालुक्य वातापी के थे तो उनकी राजधानी वातापी यानी वल्लभी थी, और इनके जो संस्थापक थे जो वातापी वाली चालुक्य इनके संस्थापक जयसिंह प्रथम थे। पाल वंश जो आपका होता है उसकी राजधानी मुंगेर होती है, गोपाल इसके प्रथम शासक होते हैं या संस्थापक कह लीजिए। वाकाटक वंश जो होता है इसकी राजधानी नंदीवर्धन होती है। ये सब ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं तो ध्यान कर लीजिए। और इसके संस्थापक होते हैं विंध्य शक्ति। वहीं जो चंदेल होते हैं, चंदेल वंश जो होता है इसकी राजधानी खजुराहो होती है और इसके संस्थापक होते हैं नन्नुक। सोलंकी वंश की राजधानी आपकी अन्हिलवाड़ होती है और इसके संस्थापक होते हैं मूलराज प्रथम। चौहान वंश की जो राजधानी होती है वो अजमेर होती है और इसके संस्थापक होते हैं वसुदेव। वहीं जो कारकोट वंश होता है इसकी राजधानी कश्मीर होती है। इसके जो संस्थापक होते हैं आपके कारकोट वंश के दुर्लभ वर्धन होते हैं। वहीं एक होता है लोहार वंश, ये भी ध्यान रखना। जो लोहार वंश होता है इसकी राजधानी कश्मीर होती है और इसके संस्थापक होते हैं संग्राम। वहीं शाही वंश जो होता है, शाही वंश उसकी जो राजधानी होती है उद्भांड होती है और इसके संस्थापक कल्लर होते हैं।
अब आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, आराम से सॉल्व कर लेंगे। भाई चालुक्य की राजधानी वेंगी, सही है। चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी, एकदम सही है, जो चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी। और साथ में ये भी ध्यान रखना आप लोग कि भाई नन्नू किसके संस्थापक होते थे। भाई जो चालुक्य वंश की राजधानी वेंगी है उसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। कारकोट वंश की राजधानी कश्मीर है और इसके जो संस्थापक थे वो आपके दुर्लभ वर्धन थे, तो ये भी सही है। सोलंकी वंश की जो राजधानी है वो कन्नौज नहीं है, सोलंकी वंश की राजधानी अन्हिलवाड़ थी। क्या थी? अन्हिलवाड़। और इसके संस्थापक आपके मूलराज थे। तो डी ही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी ही आपका सही नहीं है। यहाँ पर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में आपका क्वेश्चन है 33 नंबर। तो इस पर हम पुलकेशिन द्वितीय के पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पुलकेशिन द्वितीय जो होता है इनका टाइम पीरियड होता है 610 से 642 ईस्वी। आपको पता है चालुक्य वंश के जो प्रथम शासक थे पुलकेशिन प्रथम थे। देखिए पुलकेशिन द्वितीय को पुलकेशी द्वितीय भी कहीं कहीं लिखा आपको दिख जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। पुलकेशी द्वितीय पुलकेशी प्रथम के पौत्र थे और ये चालुक्य वंश के चौथे राजा थे। इनका जो टाइम पीरियड चालू होता है 610 ईस्वी से चालू होता है और 642 ईस्वी तक ये जो है शासन करते हैं। लगभग 32 साल का टाइम पीरियड होता है। इन्हीं के टाइम पीरियड में हर्षवर्धन होते हैं जो कि पुष्यभूति वंश के होते हैं। तो 620 ईस्वी में दक्षिण राज्य पर हर्षवर्धन के आक्रमण को ये विफल कर देते हैं। अब देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो होते हैं इस वंश के प्रथम जो है स्वतंत्र शासक होते हैं और उनका सबसे बड़ा कार्य यही होता है कि इन्होंने जो महान सम्राट हर्षवर्धन थे उनको पराजित किया था। और इसी पराजय से जब हर्षवर्धन को पराजित कर देते हैं तब जो हर्ष का एक सपना था कि भाई दक्षिण भारत में हम जो है अपना कब्जा करते चले जाएंगे, हर्षवर्धन का एक सपना था, वो चकनाचूर हो जाता है और हर्षवर्धन की जो प्रतिष्ठा होती है उसको बहुत बड़ा धक्का लग जाता है। वो पुलकेशिन द्वितीय ही हर्षवर्धन को हराते हैं। हर्षवर्धन आपके पुष्यभूति वंश के थे, अभी आगे बात करेंगे हम। पुलकेशिन द्वितीय ऐसा नहीं हर्षवर्धन को ही हराते हैं, ये गुर्जर प्रतिहारों को भी हराते हैं और कलिंग और गुजरात को भी कर देने पर विवश कर देते हैं कि भाई जो आपका कलिंग है और गुजरात है वो हमें कर देगा। अब पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराता है? क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय तो भाई सबको हरा रहे हैं। देखिए इन्होंने हर्षवर्धन को भी हरा दिया, गुर्जर प्रतिहारों को भी हरा दिया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को हराते हैं पल्लव राजा नरसिंह वर्मन जो होते हैं, वो आपके पुलकेशिन द्वितीय को हराते हैं और एक नहीं 3 युद्धों में पराजित कर देते हैं। जो अंतिम युद्ध होता है उसमें पुलकेशिन द्वितीय वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। अब नरसिंह वर्मन पल्लव राजा थे, ये चीज़ ध्यान रखना। देखिए पुलकेशिन द्वितीय को बहुत सारी उपाधियाँ भी मिली हैं। सत्यास्त्र की उपाधि मिली है, श्री पृथ्वी बल्लभ महाराज की उपाधि मिली है। पुलकेशिन द्वितीय जो होते हैं वो कदम्बों की राजधानी वनवासी होती है, उस पर आक्रमण करके विजयी होते हैं। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि कदम्ब की राजधानी क्या थी, तो कदम्ब की राजधानी वनवासी होती थी, ये भी ध्यान रखना। इसके अतिरिक्त पुलकेशिन द्वितीय ने गंग राज्य, कोंकण राज्य, लाट राज्य, मालवा राज्य एवं गुर्जर राज्य पर विजय प्राप्त की थी। तो यहाँ पर आप अब देखेंगे क्वेश्चन 33 नंबर कि पुलकेशिन द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए पहला कथन क्या है कि वह चालुक्य वंश का चौथा राजा था। एकदम सही बात है, मैंने पहले बताया ये चालुक्य वंश के आपके चौथे राजा थे। उसने सत्याश्रय की उपाधि धारण की, सत्याश्रय की उपाधि भी धारण की है, श्री पृथ्वी बल्लभ की उपाधि भी धारण की है, तो बी भी सही है आपका। वह हर्षवर्धन का समसामयिक तथा प्रतिद्वंदी था, सही बात है, हर्षवर्धन को इन्होंने हराया भी था। हर्षवर्धन को इन्होंने हराया, भाई हर्षवर्धन के जो सपने थे कि भाई दक्षिण भारत में अपना कब्जा करेंगे, जीतेंगे, तो वो सब चकनाचूर हो जाता है। उनकी जो प्रतिष्ठा होती है उसे एकदम खत्म कर देते हैं पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव राजा जो होते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम हराते हैं और तीसरे युद्ध में जो है पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु भी हो जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो सी भी सही है। वह हर्षवर्धन से पराजित हुआ, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हर्षवर्धन जो है खुद पराजित हो जाते हैं और यही राइट हो जाएगा क्योंकि इसने पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो डी आपका राइट आंसर होगा क्योंकि यही सत्य नहीं है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन करें उससे पहले चोल राजस्व प्रशासन के बारे में थोड़ी बात करेंगे। देखिए जो चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन हुआ करता था वो भूमि कर था, मतलब भूमि जो होती थी उससे जो कर लेते थे उससे भूमि कर कहा जाता था। और भूमि कर ग्राम सभाएं एकत्रित करती थी और सरकारी कोष में जमा करती थी।
और इसके लिए जो चोल शासक होते थे वो सामंतों को जो है देते थे कि हाँ तुम भूमि कर जो है वसूलोगे, और साथ में सामंत लोग जो होते थे भूमि की माप वगैरह भी करवाते थे। उसकी उत्पादकता के आधार पर कर का निर्धारण होता था। जैसे राजराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम जो आपके थे, ये चोल वंश के राजा हैं। तो इन्होंने क्रमशः जो है 1 से 2 बार जो है भूमि की माप कराई थी। और कर जो है 1/2 से लेकर के 1/4 भाग तक होता था। और जो ये कर होता था इसे कर माप या कड़िमे यानी भू राजस्व कहते थे। जैसे आज की डेट में भी भू राजस्व होता है, उसी तरीके से पहले होता था। देखिए चोल काल में जो भूमि होती थी लगभग 12 प्रकार की भूमि होती थी, और कुछ भूमियाँ जो हैं वो कर मुक्त रखी जाती थी। कौन सी भूमि जो कर मुक्त रखी जाती थी? तो जैसे प्रत्येक ग्राम में जो आपके नगर में रहने का स्थान होता था उसे जो है भूमि कर से मुक्त रखा जाता था। मंदिर होते थे तो उन्हें भी भूमि कर से मुक्त रखते थे। तालाब हो गया, कारीगरों के जो आवास होते हैं, मतलब जो आपका मिस्त्री वगैरह होते हैं ना, तो निर्माण कार्य करते हैं, तो उनके जो आवास होते थे उन्हें भी भूमि कर से मुक्त रखा जाता था। साथ में शमशान भी भूमि कर से मुक्त था। तो ये ऐसे कुछ जगह थे जो कि भूमि कर से मुक्त रखते थे चोल प्रशासन के लोग। और इसके अलावा जो आपकी पिंडारी यानी ग्राम देवी के लिए जो जगह होती थी, बकरों की बलि का स्थान जो होता, जहाँ पर बकरों की बलि दी जाती थी, कुंभकार जो होते थे जो आपका ये सब बनाते थे मिट्टी के बर्तन वगैरह, तो उनका भी जो आवास वगैरह होता था वो भी जो है कर मुक्त रखा जाता था। स्वर्णकार, लोहकार जो होते थे, बढ़ई जो होते थे, तो उनका जो निवास स्थान इन लोगों का होता था वो कर मुक्त रखते थे। राजस्व विभाग की जो पंजिका होती थी, मतलब जो भूमि के लिए विवरण दर्ज करता था ना, उसे कहा जाता था वरिप्यो तग कड़वक। तो ये बहुत ही लंबा नाम है। फिलहाल कृषकों को देखिए 2 सुविधाएं दी गई थी कि आप भूमि कर जो है नगद भी दे सकते हैं और अनाज के रूप में भी दे सकते हैं। मतलब चाहिए तो आप नगद दे दीजिए और नहीं आपका मन है तो अनाज के रूप में दे दीजिए। जो चोलों ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे उन्हें कलंजू कहा जाता था या पौन कहा जाता था। कलंजू या पौन, तो ये भी याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि भाई चोलों के जो स्वर्ण सिक्के होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो कलंजू या पौन कहते थे। अकाल पड़ गया या कोई देवी आपदा आ जाती थी या जो है कोई बाढ़ आ गई, कुछ हो गया ना, तो उस समय भूमि कर माफ कर दिया जाता था चोल प्रशासन में। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन की। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, चोलकालीन राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो अब 34 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि चोलकालीन राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन क्या है कि अकाल आदि देवीय आपदाओं के समय भूमि कर माफ कर दिया जाता था। यहाँ कर आप लगा लीजिएगा, तो भूमि कर माफ कर दिया जाता था अकाल वगैरह जो पड़ता था या कोई देवी आपदा आ जाती थी तब। तो पहला कथन सत्य है, क्योंकि जो है भूमि कर माफ कर दिया जाता था इन सब चीज़ों में। वहीं आपके राजस्व विभाग की जो पंजिका होती थी उसे वृत्यो तग कड़वक कहा जाता था। तो ये भी बात मैंने आपको बताई थी भाई। जो आपकी राजस्व विभाग की पंजिका थी जहाँ पर ब्यौरा दर्ज होता था कि कौन सी प्रकार की भूमि है, 12 प्रकार की भूमियाँ ही होती थी इनके पास, तो ये भी बात सही है, उसे वृत्यो तग कड़वक कहा जाता था। कृषकों से भूमि कर केवल नगद में लिया जाता था, ये गलत बात है भाई। कृषकों को 2 ऑप्शन दिए गए थे कि भाई आप या तो नगद दे दो, ठीक, जो भी पैसे रुपए देने, या फिर सिस्टम ये है कि आप अनाज भी दे सकते हो। चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, ये एकदम सही बात है। तो भाई तीसरा सही होगा, क्योंकि कृषकों को भूमि कर केवल नगद नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पूछा सत्य नहीं, तो सत्य नहीं है भाई, सी सत्य नहीं है। क्योंकि आपको पता है कृषकों को 2 ऑप्शन दिए गए थे कि भाई भूमि कर चाहो तो अनाज दे दो, चाहो तो नगद दे दो। पुष्यभूति वंश की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगला क्वेश्चन पुष्यभूति पर ही है। देखिए जो भी ये चीज़ें मैं करा रहा हूँ कि भाई क्वेश्चन के पहले आपको समझा देता हूँ, बोर मत होना, क्योंकि बोर हो गए तो फिर सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन आंसर के पहले मैं पूरी थ्योरी समझा देता हूँ, तो इससे आपका क्वेश्चन आंसर भी हो रहा है, थ्योरी भी हो रही, सारी चीज़ें हो रही। पुष्यभूति वंश की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली और पंजाब के भूभाग पर एक श्रीकंठ नाम का प्राचीन जनपद था, मतलब जिला था, तो उसी का एक भाग था थानेश्वर, और वहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना होती है। अब पुष्यभूति वंश की स्थापना कौन करता है? पुष्यभूति करते हैं, क्योंकि
पुष्यभूति नाम का एक व्यक्ति होता है, वही पुष्यभूति वंश की स्थापना करता है। अब पुष्यभूति वंश को सिर्फ ऐसा नहीं कि पुष्यभूति वंश से ही जाना जाता है, इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है या वर्धन राजवंश भी कहा जाता है। जितने भी आपके हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, जो भी वर्धन आपको मिल जाए ना, समझ जाओ पुष्यभूति वंश है या वर्धन वंश है। तो पुष्यभूति इक्वल टू वर्धन वंश। देखिए वर्तमान समय में अगर थानेश्वर की बात करूं, जहां पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई थी, तो थानेश्वर आपका हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है। स्थापना फिलहाल आपकी पुष्यभूति ने ही की थी, लेकिन प्रभाकर वर्धन जो होते हैं इस वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता होते हैं। मतलब पूरी तरीके से स्वतंत्र राजवंश की जो स्थापना करते हैं प्रभाकर वर्धन करते हैं। और वैसे तो पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। जो प्रभाकर वर्धन होते हैं ये परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री होती है राजश्री का विवाह जो होता है वो कन्नौज के मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ हो जाता है। राजश्री का विवाह किसके साथ होता है? कन्नौज के मोखरी नरेश ग्रह वर्मा के साथ। प्रभाकर वर्धन का टाइम पीरियड चल ही रहा होता है कि हूण जो होते हैं, हूण आक्रमण कर देते हैं 604 ईस्वी में। अब जब हूण आक्रमण कर देते हैं तो ये अपने दोनों बेटों राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को कहते हैं, जाओ बेटा इनको मार पीट के आओ, ये लोग क्या यार बहुत परेशान कर दिए। तो फिर जो है राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जाते हैं, हूणों को बहुत कूटते हैं और बढ़िया तरीके से जीत के आते हैं। तो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन ने जो है हूणों को पराजित किया था, ये चीज़ ध्यान रखना। राज्यवर्धन की जब मृत्यु हो गई आपकी 606 ईस्वी में, राज्यवर्धन जो कि हर्षवर्धन के बड़े भाई थे, तो हर्षवर्धन को 16 साल की उम्र में ही थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठना पड़ा। तो ये बात आप समझ सकते हैं। प्रभाकर वर्धन इनके पिताजी थे दोनों लोगों के, और राज्यवर्धन बड़े भाई थे, लेकिन राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई चूँकि, तो 606 ईस्वी में आपके हर्षवर्धन बैठ जाते हैं। हर्षचरित आपको पता है ये बाणभट्ट ने लिखा है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि पुष्यभूति वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि इस राजवंश को वर्धन राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। अभी मैंने बताया कि भाई जो आपका पुष्यभूति वंश है उसे वर्धन वंश भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी आपके इसके शासक हुए हैं सबके नाम के पीछे वर्धन लगता है, पुष्यभूति को छोड़ करके। आपका प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन सबके पीछे वर्धन लगता है। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था, ये भी बात सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोनों सही है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब थ्योरी जब पहले समझा देता हूँ तब क्वेश्चन पे आता हूँ, आपको समझ में आता होगा कि भाई आप क्वेश्चन आराम से कर लेते होंगे, लेकिन जब थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब कहानी ही नहीं समझ में आएगी आपको। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म के विरोधी थे। दूसरा क्या है कि चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत्त मयूर नामक शिव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। देखिए जो पहला कथन है कि भाई बंगाल के पाल शासक बौद्ध धर्म के विरोधी थे, कोई भी लॉजिक इस बात में नहीं कि बंगाल के जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्म के विरोधी थे। देखिए जो बंगाल होता है वहाँ पर आपको पता है गोपाल जो होते हैं पहले संस्थापक होते हैं पाल वंश के। गोपाल ने ही पाल वंश की स्थापना की थी। गोपाल के जो उत्तराधिकारी होते हैं उनके पुत्र धर्मपाल होते हैं, और धर्मपाल को जो है वो रोहमा कह करके बुलाते हैं सुलेमान। धर्म भी कहा जाता है सुलेमान, जो कि एक अरब यात्री आता है। धर्मपाल के दरबार में बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध लेखक हरिभद्र ही रहता था। तो जब भाई धर्मपाल के दरबार में ऑलरेडी एक बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा विद्वान रह रहा है, तो किस तरीके से वो बौद्ध धर्म के विरोधी हो जाएंगे, आप खुद समझ सकते हैं। धर्मपाल के बाद में देवपाल आते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पाल वंश के शक्तिशाली राजा माने जाते हैं। देवपाल बहुत ही शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि जावा के जो शैलेंद्र होते हैं ना, शैलेंद्र राजा होते हैं आपकी जावा सुमात्रा की, इंडोनेशिया के लो, तो वहाँ के शासक जो होते हैं वो देवपाल के पास अपना एक राजदूत भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि ऐसा है कि नालंदा में हमें एक बौद्ध विहार बनवाना है और उसके लिए हमें 5 गांव आप दीजिए। तो देवपाल जो है इस आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं और फिर शैलेंद्र के कहने पर कहते हैं ठीक है ले जाओ 5 गांव, तुम जाओ बौद्ध विहार वगैरह जो बनवाना है बनवाओ। तो इससे चीज़ें सारी स्पष्ट हो जाती हैं। भाई धर्मपाल ने भी हरिभद्र को जो है अपना दे रखा था कि हाँ राज दरबार में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, सम्मान भी देते थे। साथ में देवपाल ने बौद्ध विहार बनाने के लिए इतनी सारी जगह दे दी, 5 गांव दान कर दिए, ठीक, एक शैलेंद्र नाम के राजा को। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल के जो पाल शासक थे वो बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं थे। तो पहला कथन तो पूरी तरीके से आपका असत्य हो गया।
दूसरा कथन क्या है कि चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत्त मयूर नामक शिव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। ये एकदम सही बात है। जो आपका चेदी राजवंश था जो कि खारवेल से संबंधित है, तो वहाँ पर मत्त मयूर शिव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, ये सही है। तो कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख भी मिलते हैं? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख है। वहाँ पर आपके समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख भी मिलते हैं। अगर रुम्मनदेही अभिलेख की बात करें तो भाई अशोक से संबंधित है। अशोक के लगभग जो सभी अभिलेख हैं उनका जो विषय प्रशासनिक है, लेकिन जो रुम्मनदेही अभिलेख है ना, इसका विषय आपका आर्थिक है। मतलब इसमें आर्थिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है। और यह आपका रुम्मनदेही जो अभिलेख है ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक, इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त और जहांगीर के अभिलेख भी मिलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक हर्षवर्धन था। दूसरा कथन है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत आया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए, जो पुष्यभूति वंश का संस्थापक हर्षवर्धन नहीं है, मैंने पहले बता दिया। जो पुष्यभूति वंश का संस्थापक है वो पुष्यभूति है। लेकिन अगर पूछ लेंगे वास्तविक संस्थापक तो एक हिसाब से प्रभाकर वर्धन हो जाएगा, क्योंकि उसके समय में ही स्वतंत्र राज्य की ज़्यादातर स्थापना होती है। तो फिलहाल तो पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति ही माना जाएगा। हर्षवर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश का सबसे महान शासक था, ये बात एकदम सही है। हूणों को भी इसने पराजित किया था, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन ने मिल करके। हर्षवर्धन के जो पिताजी प्रभाकर वर्धन थे तो बहुत ही शक्तिशाली एक हिसाब से थे, और उन्होंने ही वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा की स्थापना की थी। और हर्षचरित जो कि बाणभट्ट ने लिखी उसमें इसकी बात वो करते हैं बाणभट्ट। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन आपका पूरी तरीके से असत्य है, क्योंकि पुष्यभूति वंश का संस्थापक हर्षवर्धन नहीं था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के शासनकाल में भारत है, एकदम सही बात है। ठीक, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आता है, 630 ईस्वी में आता है और 645 ईस्वी में चला जाता है। ह्वेनसांग की जो यात्रा का विवरण है वो आपका सियूकी नामक ग्रंथ में मिलता है, जो कि एक चीनी ग्रंथ है। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा था। फिलहाल यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? केवल 2, क्योंकि आपका बी सही है, केवल 2। 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि ह्वेनसांग के भारत आगमन के समय चीन का शासक कौन था? तो ह्वेनसांग जब भारत आता है तो चीन में शासन होता है ताई मुंग का। ताई मुंग, ताई सुंग, सुंग का होगा, यहाँ पर मुंग गलत लिखा है, वैसे सुंग होना चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि उत्तर गुप्त काल में उपरकर था, मतलब उपरकर किसे कहा जाता था? तो जो ऊपर कर होता था वो अस्थायी किसानों पर लगाया जाने वाला कर होता था। मतलब 2 तरह के किसान होते थे, एक स्थायी किसान होते थे, एक होते थे अस्थायी किसान। मतलब मौसमी किसान, जब मन आया भाई किसानी करेंगे, जब मन आया मजदूरी करेंगे, जब मन आया तब व्यवसाय करेंगे। तो जो अस्थायी किसान होते थे उन पर लगाया जाता था ऊपर कर। वहीं जो आपके स्थायी किसान होते थे इन पर उद्रंग लगाया जाता था। क्या लगाया जाता था? उद्रंग। हिरण्य होता था वो नगद रूप में वसूला जाने वाला कर होता था, ये भी ध्यान रखना। हिरण्य क्या होता था? नगद रूप में वसूला जाने वाला कर। वहीं जो भाग होता था वो उपज का हिस्सा जो होता था उसे भाग कहते थे। चुंगी जो लगती थी उसे प्रत्यय कहा जाता था। यहाँ फिलहाल डी राइट आंसर हो जाएगा आपका। 41 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुप्तोत्तर काल में कौन सी भूमि उत्पादन क्षमता के अनुसार सबसे कम उत्पादक थी? मतलब ऐसी कौन सी भूमि थी, जैसा कि 12 प्रकार की भूमि का जिक्र किया गया है, तो ऐसी कौन सी भूमि थी जो कि सबसे कम उत्पादक थी? मतलब उसमें कुछ पैदा वैदा नहीं होता था, तो वो आपकी मरुभूमि होती थी। मरुभूमि में कुछ भी पैदा नहीं होता था। ये सबसे कम उत्पादन करने वाली रेतीली भूमि होती थी। रेतीली मतलब बहुत टाइट पत्थर वगैरह इसमें होते थे। वहीं जो उर्वर होता था, उर्वर मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाली भूमि को उर्वर कहते थे। बंजर मतलब कम उत्पादक करने वाली भूमि को कहते थे। वहीं खिल जो होती थी वो 3-4 साल बाद बोई जाने वाली भूमि होती थी। ये चीज़ ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। बंजर आपको पता ही होता है, जहाँ कम उत्पादकता हो उसे बंजर कहेंगे। उर्वर मतलब बहुत उत्पादकता है। मरु मतलब सबसे कम उत्पादकता जिसकी है, रेतीली भूमि को मरु कहते थे। खिल कहते थे आपके 3-4 साल बाद जहाँ खेती की जाती थी। तो फिलहाल यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा।
42 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि दक्षिण भारत के किस राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगास्थनीज ने किया है जिसका शासन स्त्रियों के हाथ में था। देखिए दक्षिण भारत में जो भी आपके राजवंश हुए हैं, चाहे चोल, चेर, पांड्य, ठीक, तो ये आपके राज्य हुए हैं। और इसमें जो आपका पांड्य राजवंश था, इसमें स्त्रियों के हाथ में शासन होता था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चोल राजवंश के पास सबसे बढ़िया नौसैनिक जो है सेना थी। चेर राज्य है, चेर राज्य का महानतम शासक आपका सेनुगुट्टवन हुआ है, ये भी ध्यान रखना। चालुक्य के आपके पुलकेशिन द्वितीय हैं, ठीक, बहुत ही महान शासक हुए जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया। पुष्यभूति वंश के जो कि संस्थापक थे, मतलब पुष्यभूति वंश के आपके हर्षवर्धन थे, तो उनको हराते हैं चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में तोक्कोलम का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था। दक्षिण भारत में एक युद्ध होता है तोक्कोलम, तो किन के मध्य होता है? तो ये आपका होता है चोल और राष्ट्रकूट के मध्य होता है, ठीक, और जिसमें चोल बहुत बुरी तरह पराजित होते हैं। मतलब जो राष्ट्रकूट शासक होते हैं कृष्ण तृतीय ना, वो चोलों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, कहते हैं तुम रुको अभी हम और मारेंगे। तो राष्ट्रकूट जो होते हैं वो विजयी होते हैं, चोल इसमें हार जाते हैं। तक्कोलम का युद्ध याद रखना, राष्ट्रकूट और चोल के मध्य लड़ा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि निम्नलिखित चोल शासकों को सही कालक्रमानुसार लगाना है आपको। राजराज प्रथम है, राजेंद्र प्रथम है, राजाधिराज प्रथम है, कुलोत्तुंग प्रथम है, इसमें सीरियल से लगाना है। देखिए चोल वंश का संस्थापक आपको बता दूं विजयालय हैं, ठीक, 850 ईस्वी में स्थापना करते हैं चोल राजवंश की। विजयालय के बाद आदित्य प्रथम आते हैं, ठीक, तो आदित्य प्रथम तो इसमें है नहीं भाई। 850 से 871 आपके विजयालय होते हैं, उसके बाद में आदित्य प्रथम आते हैं जो कि 871 में बैठते हैं गद्दी पे। उसके बाद में परांतक आते हैं, तो कभी आ जाए परांतक कौन से राजवंश से संबंधित है तो समझ जाना चोल राजवंश से संबंधित है। तो परांतक का टाइम पीरियड वही 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक होता है। चोल शक्ति एवं साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो परांतक को ही माना जाता है। और जैसे ही परांतक निकल जाते हैं, अपना स्वर्गवासी हो जाते हैं, उसके बाद 985 से 1014 राजराज प्रथम गद्दी पर बैठते हैं। तो यहाँ पर राजराज प्रथम आपका पहले नंबर पे दे रखा, क्योंकि अभी तक जो नाम मैंने बताया वो चाहे विजयालय बताया, विजयालय के बाद में परांतक, परांतक के बाद में आपके राजराज प्रथम। तो राजराज प्रथम अभी आपको दिखाई पड़े हैं, तो पहला होगा, ठीक, तो पहला होगा तो सी में पहला है और ए में पहला है, तो ये दोनों तो कट ही गए। ऐसे एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं फिलहाल। उसके बाद में कौन आता है? राजराज प्रथम, जो कि चोल वंश की प्रसार नीति को आगे बढ़ाते हैं। प्रसार नीति मतलब हम अपना राज्य बढ़ाएंगे। तो राजराज प्रथम का टाइम पीरियड 985 से 1014 होता है, मतलब लगभग ये मान के चलिए कि 29 साल शासन करते हैं। राजराज प्रथम के बाद में उनके पुत्र आते हैं राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम गद्दी पर बैठते हैं, 1014 से 1044 तक बैठते हैं, ठीक, तो ये आपका दूसरे नंबर पे हो गए। इसके बाद में राजाधिराज प्रथम आते हैं तीसरे नंबर पे, और इनका टाइम पीरियड 1044 से 1052 होता है। उसके बाद में आते हैं कुलोत्तुंग प्रथम, जो कि 1070 से 1120 तक बैठते हैं। और एकदम लास्ट में आते हैं राजेंद्र तृतीय। तो राजेंद्र तृतीय जो होते हैं वो अंतिम शासक होते हैं। चोल वंश का प्रथम शासक कौन है? विजयालय हैं। चोल वंश के अंतिम शासक कौन है? राजेंद्र तृतीय हैं, जो कि 1279 इनका लास्ट टाइम पीरियड होता है, 1246 से 79 तक। तो यहाँ पर फिलहाल आपका 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है। 45 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे कि शक संवत प्रारंभ किया गया था, तो 78 ईस्वी में स्टार्ट हुआ। कनिष्क का राज्यारोहण होता है, उसी में शक संवत स्टार्ट होता है। 319 ईस्वी की अगर बात करें तो विक्रम संवत स्टार्ट होता है। और क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो होते हैं वो गद्दी पर बैठते हैं, कभी भी चंद्रगुप्त द्वितीय मत लगा देना। 46 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, कुषाण वंश का संस्थापक था तो कौन था? कुजुल कटफिसस कुषाण वंश का संस्थापक था। अगर वास्तविक संस्थापक पूछते तो यहाँ पर आप बिम कटफिसस लगा सकते थे, लेकिन यहाँ सिर्फ संस्थापक पूछा है तो कुजुल कटफिसस होगा। कनिष्क जो कि आपके शक संवत के स्टार्ट करते हैं 78 ईस्वी में, वो इसके सबसे आखिरी शासक होते हैं। विम कटफिसस सोने के सिक्के जारी करते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किसने 1915 ईस्वी में तक्षशिला की खुदाई करवाई थी? तो जॉन मार्शल ने करवाई थी, ए राइट आंसर हो जाएगा।
जेम्स प्रिंसेप ने आपके अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का जो अंतिम शासक था वो यज्ञश्री सातकर्णी था। देखिए सातवाहन वंश में आपको मात्र सत्तात्मकता दिखाई पड़ेगी, क्योंकि गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम, मतलब गौतमी पुत्र लगा है तो माता का नाम पहले लगाया जाता था। वशिष्ठी, तो ये भी माता का नाम है। साथ में आपके जो है शीशे के सिक्के भी जारी करते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता का स्थल रोपड़ कहाँ है? तो रोपड़ आपका पंजाब में पड़ता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। बनावली के उत्खनन से संबंधित हैं तो आपके रविन्द्रनाथ बिष्ट हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये लेक्चर आपका कंप्लीट होता है। हमने एंशियंट हिस्ट्री आपका कंप्लीट करवा दिया है। ये 7 लेक्चर हैं, इसमें टोटल आपका एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। साथ में ध्यान रखिए जो भी ये मैं सिलेक्शन सीरीज के लेक्चर दे रहा हूँ इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से लगा सकते हैं। इसका अगर क्विज ग्रुप आपको ज्वाइन करना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ 99 रुपीज़ चार्ज है। तो जितने क्वेश्चन आप यहाँ कर रहे हैं सारे के सारे आपको क्विज ग्रुप में मिलेंगे, वहाँ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ में हिंदी के भी वहाँ पर क्विज मिलेंगे आपको, 20 हिंदी के भी मिलते हैं, 10 करेंट अफेयर के भी मिलते हैं, 20 क्वेश्चन आपके जो है सिलेक्शन सीरीज वाले मिलेंगे। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी आपकी हो जाएगी। जो भी एस्पिरेंट क्विज ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत कम चार्ज रखा गया है, हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहता है, वहीं पर इसका PDF भी मिलेगा। मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।